6 दिन में 10 रैलियां और कई रोड शो। योगी को दोबारा सीएम बनाने के लिए अमित शाह भरेंगे यूपी में होकर। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी का किसानों को उपहार। सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। हरीश रावत की नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। आज राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए क्रिसमस और नए साल को लेकर अलर्ट। एमपी, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों ने बढ़ाई सख्ती। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश का आज गोपालगंज में सभा। मिज स्टेडियम में सभा को करेंगे संबोधित। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 341 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को भी सावधान और सतर्क रहने का सलाह दिया है। इधर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अलावा राज्य में भी कोरोना से निपटने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, तो महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लौटने का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले में भी वो नंबर 1 है। दिल्ली से लेकर गुजरात और तेलंगाना तक ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ती जा रही है। राज्य सरकारें मीटिंग पर मीटिंग कर रही है और एमपी के बाद अब मुंबई में भी ऐसी ही सख्ती हो सकती है। तो बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को लेकर अब सरकार भी सतर्क है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया था। मीटिंग के बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से भी सतर्क रहने को कहा है, साथ ही साथ अधिकारियों को भी, अलग अलग राज्यों को भी अलर्ट रहने को कहा है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि लोग इस बात का ध्यान रखें, लोग इस बात को समझें कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द से जल्द दस्तक दे सकती है। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि फरवरी तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि सभी एहतियात बरतें। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता एकता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। एकता, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामले को लेकर सरकार अब सतर्क हो गई है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और ये माना जा रहा है कि अब सख्तियां बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल पूजा, जैसे देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार काफी ज्यादा चिंतित है। और कल जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में केंद्र तो कहीं ना कहीं सचेत रहे, लेकिन उन्हें राज्यों के सरकारों को भी सचेत रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस भी राज्य में ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो अपने स्तर पर जो सख्ती है उसको बढ़ते और इसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी की बात करें तो वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक फुल ऑन नाइट कर्फ्यू है, जिसको लेकर की बात करें कोरोना के केसेस की तो महाराष्ट्र और दिल्ली जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो जब केसेस बढ़ने लगते हैं तो उसको संभालना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ के सरकारों ने ये फैसला लिया है जहाँ नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। और जहाँ तक शादी की बात है तो शादी में भी जो मेहमान शामिल होंगे उनकी भी जो संख्या है सीमित कर दी गई है, यानी अब 200 लोग भी जो है वो शादी में शामिल हो सकते हैं। और जहाँ तक और भी जो रेस्ट्रिक्शन की बात है, अभी कुछ समय बाद हो सकता है कि जो थिएटर हो और जो स्कूल हो उसको भी बंद करने का आदेश दिया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को ये कई कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब भारत में केसेस बढ़ते हैं तो उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों ने तो प्रॉपर लॉकडाउन लगा ही दिया है। इसको देखते हुए भी भारत अब सचेत होते हुए नजर आ रहे हैं और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू की बातें सामने आई है, लेकिन अब देखना होगा कि बिहार में कब से नाइट कर्फ्यू लागू होता है।
एकता, एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। बैठक के बाद कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है, जो अलग अलग राज्य हैं वो भी लॉकडाउन की तरफ या सख्ती की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि कई सारे राज्य जो हैं उसको लेकर सख्त हो गए हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूजा जो राज्यों को है इसकी ओर बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है कहा जा रहा है कि ये वेग जो है काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही क्योंकि अभी बात कर ले कि 18 वर्ष के नीचे जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दी गई है, तो उनको लेकर खतरा कहीं ना कहीं सामने है। और वैसे तो कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, वैक्सीन इस वेग पर कारगर है, लेकिन फिर भी सरकार को सचेत रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। और केंद्र ने ये सख्त आदेश दिया है सभी राज्य के सरकारों को कि अपने स्तर पर कभी सख्ती बरते और जो हो सके कदम उठाओ। स्कूलों की टाइमिंग भी आपको बता दें पूजा की कम कर दी गई है। और ऐसे में जो बाकी जो नाइट कर्फ्यू है वो तो लगानी दी गई है कई राज्यों में, लेकिन अब कई राज्य जो है इसको नहीं लगाए हैं। ऐसे में केंद्र ने इसका निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है ओमिक्रॉन के मामले को बढ़ने से रोके और आदेशों का पालन करें। बिल्कुल एकता, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर खुद सरकार सख्त है और ऐसे में जरूरत है कि लोग भी इसको सख्ती से पालन करें, तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही बाहर निकले। और देखिए, अब राज्य धीरे धीरे कई सारे अहम हम कह सकते हैं कि गाइडलाइंस है जो अब पालन कराने के लिए लोगों को साफ तौर पर हिदायत कर रहा है और जरूरी है। और DTV भारत भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सतर्कता बरतना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश को एक लंबी चुनावी यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें विभिन्न जिलों में सार्वजनिक रैलियों और रोड शो आयोजित की जाएगी। अमित शाह का यूपी दौरा रविवार से शुरू हो रहा है। राज्य भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक 26 से 31 दिसंबर के बीच शाह 10 रैलियों और कई रोड शो में शामिल होंगे। पार्टी पहले से ही जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के अन्य मंत्री हर दिन विभिन्न जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक अमित शाह कथित तौर पर 21 जनसभाओं को संबोधित कर चुके होंगे और 140 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर चुके होंगे। प्रत्येक जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। बता दें आपको कि यूपी विधानसभा में कुल 403 निर्वाचन क्षेत्र हैं। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। सीएम चन्नी ने कहा है कि लगभग 2 लाख परिवार हैं जिन पर 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसमें 5 एकड़ तक के जमीन मालिकों को 2 लाख तक कर्ज पूरी तरीके से माफ किए जाएंगे। चन्नी सरकार के मुताबिक जमीन गिरवी रखने वाले बैंकों को भी 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। पंजाब सरकार जनरल कैटेगरी कमीशन बना रहा है और इसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए चन्नी ने पंजाब पुलिस द्वारा उन किसानों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी 31 दिसंबर तक रद्द करने की घोषणा की है, जिन्होंने राज्य में काले कृषि कानून के खिलाफ विरोध किया था। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। पार्टी नेतृत्व द्वारा हरीश रावत से बात की गई और अब आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आवास पर हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश, नेता विपक्ष प्रतिम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव और सभी जो हैं वो बैठक में बुलाए गए हैं, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। आज ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के आवास पर ही ये बैठक होगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि हरीश रावत की नाराजगी और इस डैमेज कंट्रोल को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पहल की जाएगी।
सीएम नीतीश आज गोपालगंज दौरे पर हैं। दरअसल समाज सुधार अभियान के तहत आज वो गोपालगंज में हैं, जहां वो मिंज स्टेडियम में जीविका दीदियों को संबोधित भी करेंगे। मधुबनी पेंटिंग से मिंज स्टेडियम को पूरी तरीके से सजाया गया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंच भी गए हैं। आपको बता दें कि वहां पहुंचकर उन्होंने मिथिला पेंटिंग का हम कह सकते हैं कि तस्वीरों को देखा भी, साथ ही साथ समाज सुधार अभियान के तहत आज वहां पर जीविका दीदियों को संबोधित करने के साथ साथ आपको बता दें कि वहां पर वो अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। तो देखिए मिंज स्टेडियम की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर में जनता को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर दी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, सीएम नीतीश कुमार जो हैं आज गोपालगंज में हैं, क्या कुछ हालांकि तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि जीविका कर्मियों को ही अंदर जाने दिया गया है, बाकी लोग गेट के बाहर खड़े हुए हैं, जो सीएम नीतीश कुमार के आगमन पर विरोध भी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमें गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रदीप, ये बताइए सीएम कितनी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं? सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार हैं, थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और यहाँ पर वो लोगों को कई सारी अहम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जागरूक करेंगे। और कुछ अहम बातें जिसको लेकर वो जनता को जागरूक करेंगे वो है पूरी तरीके से शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू कराना, कम उम्र में जिस तरीके से बेटियों की शादी कर दी जाती है इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करेंगे। तो कई सारी अहम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जनता को आज संबोधित करने वाले हैं सीएम। और इस अभियान के तहत अगर बता दें आपको तो 15 जनवरी तक कई सारे जिले हैं बिहार के जहां पर सीएम दौरा करने वाले हैं। डुमरांव में जेपी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब बक्सर द्वारा आयोजित क्लब कंबल वितरण समारोह में डिप्टी सीएम ने 200 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, साथ ही गरीबों के जीवन की रक्षा करना हर मानव का कर्तव्य है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्टी रोटेरियन प्रदीप कुमार जायसवाल ने किया, जहां उन्होंने संबोधन में कहा कि कंबल वितरण के साथ साथ गरीबों को मुफ्त में आंखों का ऑपरेशन भी किया जाता है। जीतन राम मांझी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, एक आपत्तिजनक बयान दिया था पंडितों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, जिसके बाद बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने उन पर कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि गजेंद्र झा लाइव आए, लाइव आकर उन्होंने मांझी को फिर से खरी खोटी सुनाई, साथ ही साथ रोते हुए भी नजर आए। गजेंद्र झा एक हिंदू है, राष्ट्र नेता से पहले मैं एक सनातनी हूं और सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और अगर गजेंद्र झा के जीवन पे किसी का ऋण है तो वो ब्राह्मण कुल का है, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ हूं। मुझे तनिक भी भय नहीं है इस बात का। और मैं उन नपुंसक ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं, उन नपुंसक हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी तुम्हारा खून नहीं खौल गया है तो तेरे धमनियों में खून नहीं है, पानी बह रहा है, पानी बहा दे उसको, किसी काम की नहीं है तेरी जवानी। अब भी अगर मौन हो तो तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है, अब कब बोलोगे? इसीलिए जब जीतन राम मांझी ने, राम बीच में से हटा दीजिए, जब इस जितना ने
इतने मर्यादित पद पे रहे हो, भगवान ने, महादेव ने ऐसा मौका दिया, अरे दिल जीत लेते लोगों का, लोग तुझे सर पे बिठाते, गरीब का बेटा था, आगे बढ़ा, अरे गरीबों को अपना लेता, सभी तुझे सर पे बिठाते। तूने तो अपने जात में भी कलंक लगा दिया, हिंदुस्तान में भी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। सृष्टि, बीजेपी नेता ने लाइव आकर फिर से मांझी को खरी खोटी सुनाई है और देखिए, मुझे लगता है कि निष्कासित होने के बाद गुस्सा मांझी पर ही उतार रहे हैं। जी देखिए, पाया है लग जाता है कि गजेंद्र झा माफी मांगेंगे, उसी तरीके से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया पूजा। लेकिन जब गजेंद्र झा वापस लाइव पर आए तो वो कुछ उल्टा ही बोल रहे थे। वो अब भी अपने बात पर ही टिके हुए थे। उनका कहना था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे बातें कही है और उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली बता दिया है मांझी को क्यों बोला था जीप काट के लाने के लिए। उन्होंने यहाँ पर भगवान राम और भगवान कृष्ण से तुलना करते हुए कहा है कि जब उनसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो भी अपना गुस्सा जाहिर किए थे। तो उसी को कंपेयर करते हुए गजेंद्र झा ने कहा है कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मेरा भी गुस्सा फूटा है। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो जीतन राम मांझी है उनके नाम से राम को हटा देना चाहिए। उन्होंने कुछ और बात भी कहा जो हम नहीं कह सकते। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जब भगवान राम और कृष्ण नहीं रुके तो हम कैसे रुकते। और जो ब्राह्मण है वो अपने कुल के लिए देखेगा ही। वो खुद को बता रहे थे कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण की तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसकी तरफ हम बोलेंगे। और उन्होंने कहा है कि सृष्टि में एक परशुराम ही काफी है, उस तरीके से उन्होंने कहा है और बताया है। एक तरीके से इनडायरेक्टली पूछा उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जीत काटने वाला बात उन्होंने क्यों कहा था। इस चीज को क्लियर करते हुए उन्होंने कंपेयर करते हुए बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, इस कारण से मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ और आगे भी बोलूंगा। बिल्कुल सृष्टि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सृष्टि, देखिए, बीजेपी नेता लाइव आने के बाद उन्होंने फिर से जीतन राम मांझी को खरी खोटी सुनाई और कई सारी बातें कही, कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने निष्कासित होने के बाद हम कह सकते हैं कि गुस्सा जो है वो खुद जीतन राम मांझी पर उतारा है। पूर्व प्रधानमंत्री सह किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती समारोह के मौके पर कटिहार में राजद किसान सेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के किसान एकजुट होकर जिस तरह से सरकार के फैसलों को बदलने के लिए मजबूर किए गए, आने वाले दिनों में ऐसी ही एकजुटता के साथ किसान देश के कायाकल्प कर सकते हैं। दिवस है और आज ये हम लोगों को कहने को मजबूर होना पड़ा कि आज देश जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का सपना था कृषि, किसान एवं गाँव की खुशहाली, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार किसानों पर दमन चक्र चला रही। पूरी दुनिया में भारत के किसान आंदोलन की निंदा हुई और सरकार की निंदा हुई। आज ये बोलने को मजबूर होना पड़ा। और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब कथा वाचन कर रहे हैं और लोग उन्हें भाई गुप्तेश्वर जी महाराज से संबोधित कर रहे हैं। वहीं इन दिनों गुप्तेश्वर पांडे का कई जगह कार्यक्रम भी होता रहा है जहां वह कथा वाचन करते दिखते हैं। सुपौल पहुंचने पर डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से खास बातचीत की। बात करने के लिए मौजूद है बिहार के पूर्व डीजीपी और अब वर्तमान में अध्यात्म की जागृत करने वाले शख्स गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज। हम सर से जानेंगे कि पहले से डीजीपी थे और अभी वर्तमान में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, सबसे पहले डीटीवी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे सर, पहले डीजीपी थे अब अध्यात्म में हैं, सर कैसा है सफर? बहुत आनंद है। जीवन के इस चौथे चरण में इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। सनातन धर्म का प्रचार, समाज को जागरूक करना, भगवान के लीला, चरित्र और गुण का गायन करना, इससे बड़ा पवित्र कार्य क्या हो सकता है। पूरी तरह शांति है, आनंद है, मस्ती है। सर, जिस तरह प्रवचन करते हैं लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लोग झूम जाते हैं। भगवान का है, हम तो भगवान के ठाकुर के सेवक हैं।
बस उनका गुणगान करते हैं, उनकी कृपा बरसती है, लोग आनंद लेते हैं। लोगों से क्या कुछ कहेंगे जो लोग अध्यात्म में नहीं जुड़ते हैं, लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, दिनचर्या में बिजी रहते हैं और अध्यात्म में कोई बहस नहीं है। आप आस्तिक हो तो, नास्तिक हो तो, धर्म को मानते हो तो, न मानते हो तो, ज्ञानी हो तो, अज्ञानी हो तो, विद्वान हो तो, मूर्ख हो तो, सबको मरना है। खाली हाथी आए, खाली हाथी जाना है। तो जब एक दिन जाना तय है और खाली हाथी जाना तय है, तो समाज में दुर्गंध फैला कर क्यों जाना भाई? चारों तरफ चोरी, डकैती, लूट, गुंडागर्दी, रंगदारी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म क्यों है? लोग अपने को अमर मान रहे हैं। अगर जिस दिन आप अपने को मान लेंगे कि हमको जाना है और खाली हाथ ही जाना है, तो आपसे अत्याचार होगा, अन्याय होगा, शोषण होगा, जुल्म होगा, चोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा। यही हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, इसी का हम प्रचार करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।